हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर 2 जो कि राजा, किसान और नगर, आरंभी राज्य और अर्थव्यवस्थाएं हैं। और चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ। उससे पहले आपको चैप्टर 1 भी पढ़ा चुके हैं, जिनमें उसका मतलब क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं फिर से चैप्टर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। ये हमने जो पहला जो इसका मतलब मेन पॉइंट अभी बता देते हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रिसेम्प और प्रियदर्शी, वहाँ का राजा किस प्रकार से हुआ करता था। उसका वहाँ के शुरुआती राज्य देखे थे। उसके बाद हमने 16 महाजनपद के बारे में जाना, जिनमें से पहला जनपद जो मगध था। उसका हमने जाना एक आरंभिक साम्राज्य, जिसमें बहुत सारे बात जाना है। जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में जाने, साम्राज्य के किस प्रकार प्रशासन मतलब कि उस पर प्रशासन शासन हुआ करते थे, उसके बारे में जाने। ठीक, ये सब के बारे में जाने। उसका सम्राट अशोक के बारे में जाने। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत। ठीक, मतलब वहाँ के जो राजा बन गया, राजा व्यवस्था मतलब वहाँ का राजा मिल गया, तो वहाँ जो राजा के जो अपना धर्म थे, जिसको राजधर्म कहते हैं, राजधर्म, और उसके जो नए राजा बनने के बाद उसका क्या क्या सिद्धांत था, मतलब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में जानेंगे। ठीक, उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से, जिसको तमिलकम कहते हैं, उसमें चोल और चेर और पांडे जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये बहुत ही समृद्ध और अस्थायी हुआ करते थे। मतलब जो दक्षिण और के मतलब राजा के बारे में हम जान रहे इसमें। तो उपमहाद्वीप के दक्कन और दक्षिण के क्षेत्र में, जो भी भारत के जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, दक्कन वाला, तो वहाँ मतलब कि वहाँ तमिलनाडु अर्थात आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से हैं जो उपमहाद्वीप के दक्कन और दक्षिण क्षेत्र हैं। उसमें चोल और चेर पांडे जैसी सरदारियों का उदय हुआ। वहाँ उस समय चोर मतलब कि राजा हुआ करते थे। चोर और चेर और पांडे जैसे सरदार का उदय हुआ। ये बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पे भी समझिए, हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। वह राज्य से मतलब अलग अलग प्रकार की हमें जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। ठीक, ये सब मतलब जो ग्रंथ से या जो पहले से लिखित पुस्तक है, उससे हम यदि पाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सरदार सब के बारे में कविताएं, कहानी भी लिखी गई है, जो मतलब कि तरह तरह के अपना अपना विवरण बताते हैं। कई सरदार और राजा लंबी दूरी और व्यापार के लिए राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, जो कि लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर से और पश्चिम में शासन करने वाले तथा मध्य एशियाई मूल के शासक शामिल भी थे। मतलब हम बात करें तो वहाँ के जो राजा और जो सरदार हुआ करते थे, जो अपना व्यापार करने के लिए या मतलब कि जो अपना राज्य चलाने के लिए बहुत बड़ा से बड़ा व्यापार करते थे, जो कि वह क्या करते थे, मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत तक अपना वहाँ एक तरह से जो वहाँ पर शासन करने वाले जो वहाँ सातवाहन जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने भी मतलब कि सातवाहन राजा अर्थात जो द्वितीय शताब्दी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो वहाँ मतलब ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक उसके जो उन्होंने क्या किया, तो ये व्यापार करना शुरू किया। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासक के बारे में सातवाहन शासक के बारे में अध्याय आप 3 में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक, तो ये सातवाहन है, उन्होंने एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया।
ठीक। तो उससे पहले हम कुछ बात जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले समझिए सरदार और सरदारी क्या होता है। तो सरदार और सरदारी सिंपल सी बात है, जो राजा हुआ करते थे वही सरदार कहलाता था। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था। मतलब सरदार क्या शक्तिशाली राजा हुआ करता था। और देखिए एक बार जो राजा बन जाता है ना, तो उसका खानदान है मतलब कि पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता रहता है। जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर नेपोटिज्म चल रहा है, तो वहाँ पर मतलब कि भाई भतीजावाद जिसको बोलते, तो राजा में भी उस समय भी भाई भतीजावाद चलता था। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठानिक का संचालन हुआ। युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, जबकि राजा कर वसूली करते थे और अपने समर्थों में उस भेंट का वितरण करते थे। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना और अधिकारी नहीं हुआ करते थे। देखिए क्या होते हैं सरदार और सरदारी, मतलब उस समय मतलब कि उसका जैसे एक राजा मर गया तो उसके बाद उसी का भतीजा या बेटा या उसी के वंश में कोई राजा बनेगा। ये पहले निर्धारित थे। जब नहीं मिल पाते थे तो अलग से अपना किसी पब्लिक को, वह भी किसी पब्लिक ने किसी मंत्री को बेटे को बना देते थे राजा। ठीक, तो इस प्रकार से हुआ करते थे। वहाँ हमेशा मतलब किसी को हेल्प भी करते थे तो उसके बदले कुछ न कुछ लिया करते थे। जैसे कर हुआ, कर मतलब रुपया पैसा, कुछ न कुछ अनाज ले लिया। ठीक, और ये आपस में एक दूसरे से बांट लिया करते थे। उसका यहाँ पे जानिए सेना के लिए हाथी पकड़ना। उसका तो वहाँ, लेकिन उसका सेना बात करें तो सेना वहाँ पे उसका अस्थाई नहीं हुआ करता था। ठीक, तो ये बात है। उसका यहाँ पे देख लीजिए, अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी पकड़ने के लिए उपाय के बारे में, वहाँ पर सेना के लिए हाथी किस प्रकार पकड़ा करते थे उसके बारे में यहाँ पर जानिए। हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों को वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हाथियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम मतलब किया करते थे। मतलब हाथी जो मलमूत्र जो किया करते थे तो उसी के पीछा करते करते हाथी योगी पकड़ने के काम करते थे, जिसमें 5-7 हाथियों की मदद भी लिया करते थे उस समय। उसके बाद यहाँ पे यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवारी और 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अति संयुक्तिपूर्ण मानते, कुछ इतिहासकार इसको उतना नहीं मानते हैं। ठीक, तो ये सब कुछ बात ही है। उसके बाद यहाँ पे हम जो 4.2 देखेंगे, वैदिक राजा। ठीक, यदि आप लोग देख लीजिए, आप लोग ये पढ़ते हैं इतिहास, तो इतिहास में आप सही से पढ़ेंगे तब अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि बोर्ड में अधिक मतलब कि इसमें 60% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 50% आपको जवाब देना होता है। मान लीजिए आप चैप्टर पढ़ेंगे तब ना 50 में 50 पूरा मतलब इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। आपको हम ये बताते चैलेंज देते हैं, गारंटी भी देते हैं, आप हमारे चैनल पढ़ेंगे तो आपको इतिहास की बात करें तो पूरा 50 में से 50 मार्क्स आएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और अगले साल भी आया, ना विश्वास हो तो क्वेश्चन जाकर देख लीजिए, जो वहाँ 60 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से मेरा इतिहास में से 57 क्वेश्चन आया। बताइए, 57 में से 85 गो बनाना था। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक, 57 मिला था। नहीं विश्वास होता तो देख लीजिए क्वेश्चन मिलाकर। हम जो पहले अलग बाय सेट पढ़ाए थे गेस क्वेश्चन करके, सब सेट इसी वीडियो इसी में अपलोड ही है। नहीं होता विश्वास तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। इसलिए तब ना कहते हैं आप चैप्टर इसको सही से पढ़िए तो आप पूरा का पूरा लेकर आएंगे। 50 में 50 तो आएगा ही, और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव भी इस बार करवाएंगे अच्छे तरीके से। इसलिए जो भी हम करवाते हैं उसको अच्छे से कीजिए। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैदिक राजा। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन भी देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमी उत्तर तक भारत का शासन करने वाले कुषाण शासकों ने
इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब राजा जो हुआ करते थे भारत में, वह अधिक देवी देवताओं से जुड़ा हुआ करते थे। जितने भी राजा हुआ करते थे, भारत की बात करें तो सब अपना देवी देवता रखते थे और सब मतलब कि अच्छा मतलब काम किया करते थे, जो कि हम लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक हम देख रहे हैं इस बात को। जो उस समय कुषाण वंश का राजा हुआ करते थे। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपराएं के माध्यम से की गई। जिस प्रकार से राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, इसका सर्वोत्तम परिणाम उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। ये सब देखने का जो वहाँ का कुषाण वंश का जो राजा हुआ करते थे, उसका जो अभिलेख या साहित्य से पढ़ते हैं, देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में जो सिक्का हुआ करता है, सिक्के पर भी कुछ न कुछ, मूर्तियाँ पर भी कुछ न कुछ सबूत देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालाकाय मूर्तियां लगाई गई थी। मतलब यूपी जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट के एक स्थान है, देव स्थान, उसमें कुषाण शासकों की बहुत बड़ा मूर्ति लगाई गई है। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्ति मिलती है, अफगानिस्तान में भी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। इस मूर्ति से पता चलता है कि कुषाण शासक हुआ करते थे, वह स्वयं को भगवान मानते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। ठीक, ये सब अभिलेख से पता चलता है। संभवतः वे अपने उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्णपुत्र कहते हैं। ठीक, वे स्वयं को देवपुत्र, देवतुल्य, ये सब कहते थे, स्वर्णपुत्र कहते थे। अपने नाम के आगे, नाम के पीछे ये सब टाइटल अलग अलग प्रकार के जोड़ते थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर करते थे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिनमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामान शक्तिशाली हुआ करते थे वे राजा बन जाते थे, और राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्के, अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। साथ ही कवियों द्वारा राजा व स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रस्तुतियाँ भी उपयोगी हो रही। यद्यपि इतिहास का इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों निकालने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें व्याख्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण तौर पर हम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो कि स्वयं गुप्त साम्राज्य से संभवतः सबसे शक्तिशाली साम्राज्य समुद्रगुप्त के राजकवि थे, उन्होंने संस्कृत में की थी। अब यहाँ पे आप जानिए कि वहाँ जो 4वीं शताब्दी थे, 4वीं शताब्दी में जो राजा हुआ करते थे वह क्या करते थे, जो अपना मतलब कि जीवन निर्वाह मतलब करने के लिए अपने जनता पे मतलब जनता से अधिक कर मतलब वसूला करते थे। वे मतलब वहाँ के राजा अधिक कमज़ोर मतलब कि क्या करते थे, कमज़ोर हुआ करते थे। ठीक, और वह अपने मंत्री पर भी निर्भर रहते थे। मतलब कोई भी बात अपना मन से नहीं करते थे, वह मंत्री से अपना राय विचार करके ही कुछ न कुछ किया करते थे। ये सब बात हमें साहित्य और मतलब सिक्का, ये कुछ अभिलेखों से मिलने को मिलती है, देखने को मिलती है। और कुछ मतलब कि क्या कहते हैं, जो वहाँ का टीला बनाया गया था, उस टीला में भी देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ बातें रहा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पांडे सरदार सेनुगुत्तुवन की वन यात्रा। मतलब वहाँ का जो पांडे सरदार हुआ करता था सेनुगुत्तुवन, उसकी वन यात्रा हम देखते हैं यहाँ पे। यह तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम का एक अंश है। ठीक, तमिल का एक महाकाव्य है शिल्पादिकारम, उसमें से लिया गया है।
जब वह वन की यात्रा करते थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरते, ठीक उसी तरह जिसे पराजित लोग विजय का आदर करते हैं। मतलब कि वह वन की यात्रा करते थे तो नाचते गाते हुए, इस प्रकार मतलब जिस प्रकार जो लोग हारे हुए हैं और वह फिर भी खुशियाँ मनाते हैं, वे अपने साथ उपहार लाए जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चादर, मंदू, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तु थी। अब वह मतलब कि जो पुरस्कार के तहत ये सब कुछ कुछ दिया करते थे। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरन, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली, ये सब एक साथ मतलब कि ले जाया करते थे। मुर्गी बोलने वाले तोते आदि भी लाया करते थे। मतलब वन यात्रा इस सब के साथ किया भी करते थे। आप समझ लीजिए उस प्रकार के राजा किस प्रकार से हुआ करते थे। इससे क्या अंदाज़ा आप लोग लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में जानिए। समुद्रगुप्त जो कि यहाँ पे क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त आप उसके कुछ अंश देख लीजिए। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, मतलब एक तरह से दुश्मन नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न अपने पैरों के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। मतलब वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, जो समुद्रगुप्त हुआ करते थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। इसका अधिक दुश्मन नहीं था। वे अपने गुण और अपने कार्य पर ही सभी के साथ अपना जो मतलब कि एक साथ जो तालमेल है वह बनाए हुए थे। वे परमात्मा पुरुष थे, साधु, भले ही समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण है वे अज्ञेय। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता था। उसके मतलब कि यदि समुद्रगुप्त को अपना उसको वश में करते थे तो उसके साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे से मतलब बात करके उसको वश में कर सकते थे। वे करुणा से भरे हुए थे। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता थे। मतलब उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, वीर हरणियों और पीड़ितों के उदाहरण के मतलब उद्धार के लिए की गई थी। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति थी। वे देवताओं के में कुबेर मतलब धन देव, वरुणा जो कि समुद्र देव, इंद्र मतलब वर्ष के देवता और यम मृत्यु के देवते के तुल्य थे। ये समुद्रगुप्त इतना पूजनीय थे। समुद्रगुप्त लोग मतलब वहाँ उस समय उसको जो प्रजा हुआ करते थे समुद्रगुप्त को पूजा किया करते थे, क्योंकि उसके पास बहुत गुण, बहुत कार्य, वो छोटे छोटे कार्य को अच्छा मानते थे। वो बहुत अच्छा शासक हुआ करते थे। ठीक, उसका यहाँ पे हम जानेंगे बदलता हुआ देहात। ठीक, ये सब इतिहास आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आपको नहीं समझ में आता फिर भी ज़बरदस्ती पढ़िए, फिर भी ज़बरदस्ती समझिए, अपने आप आएगा। आप 10 मतलब इसमें 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से क्या आप एक पॉइंट भी नहीं समझेंगे? ज़रूर समझेंगे। और जो हम पढ़ा रहे हैं वही इतिहास है, ठीक ना। आप 10th नहीं पढ़ रहे हैं, 10th का ये नहीं है, बच्चा वाला इतिहास नहीं है जो आपको कहानी दिया हो। ठीक, इसमें अलग अलग पार्ट से बनाकर दिया गया है, इसलिए आपको सही से इसको समझना होगा। अब जानते हैं बदलता हुआ देहात। आपको अच्छा क्लास लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी जगह शेयर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर ही दीजिए, अच्छा ना लगे तो आपके ऊपर लाइक कीजिए और ना लाइक कीजिए। यहाँ पे आप जानिए बदलता हुआ देहात। जनता में राजा के सभी, वहाँ की जनता में राजा के सभी हुआ करते थे। बदलता हुआ देहात, यहाँ पे आप देखिए क्या जो जनता में राजा के सभी हुआ करते थे। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों के सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण की कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का भी प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा कहाँ गया के करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि उनमें अनेक जो कथाओं के स्रोत मौखिक हिस्से कहानियाँ जिन्होंने बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी ईस्वी तक मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी।
मतलब वहाँ के जो राजा किस प्रकार से हुआ करते थे, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी, ये सब उनका ज़्यादा जवाब तो नहीं मिल पाया था उस समय। लेकिन कुछ इतिहासकार ने कुछ सबूत इसका दिए थे, मतलब जिससे सहस्राब्दी मतलब हज़ारों साल बाद जो एक जातक कथाएं हैं जो उसमें पहली बार लिखा गया था। गणतिंतु जातक नामक एक कहानी में बताया गया कि एक जटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने जाया करते थे कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक बार सब ने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात के डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी हुआ करते थे। ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में फंस गए थे। ये गणतिंतु जातक नामक का कहानी है। वहाँ का जो मतलब वहाँ का एक जात है जिसको क्या कहते हैं, जो गांव भी बोल सकते हैं, उसकी कहानी है। ठीक, तो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वे अपने प्रजा की हाल समाचार मतलब भेष बदल कर जाते थे लेने के लिए, और वहाँ के बारे में अपने आप को मतलब वहाँ पर पाते थे। किस प्रकार पाते थे, वह वहाँ के जनता से पूछते थे, तो जनता मतलब भला बुरा कहा करती थी उसका। जैसा कि इन कथाओं से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे। मतलब राजा और प्रजा में मतलब विशेषकर देखें तो तनावपूर्ण हुआ करते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे। मतलब बहुत बड़े कर की मांग कर कुछ न कुछ प्रजा से लिया करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त हो गए थे। किसान काफ़ी इस सबसे उग चुके थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक ही उपाय जंगल की ओर भाग जाना, जिससे उसका प्रजा जंगल की ओर सब एक तरह से मतलब कि चले गए। इस बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने और उपाय बढ़ाना शुरू कर दिया, और कुछ किसान जो भी रहे उन्होंने मतलब कर को पूरा करने के लिए बहुत मात्रा में कृषि करना शुरू किए, बहुत ज़्यादा अनाज उगाना शुरू किए। उसका बाद हमने यहाँ पर पढ़ेंगे उपज बढ़ाने के तरीके। वहाँ के उस समय का उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके थे उसके बारे में। उपज बढ़ाने का एक अच्छा तरीका हल का प्रचलन था। उस समय हल अधिक मात्रा में प्रयोग किया करते थे, जिससे बढ़िया तरीके से करते थे, जिससे खेती भी अच्छा हुआ करता था। जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों से उर्वर कक्षारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई करने मतलब किया करते थे। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों के इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ाने लगी, लेकिन ऐसे हलों का प्रयोग उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से में सीमित था। बात करें तो वहाँ पर हल जो जैसे कि जो मतलब तट है, नदी वाला तट है, जैसे गंगा कावेरी, उसके किनारे वाला जो भाग हुआ करते थे उसमें अधिक मात्रा में खेती करते थे। और जो लोहा का जो फाल मतलब जिसको मतलब कि हल है, वो हल से मतलब उसको खेती की मतलब जोता करते थे, और अधिक से अधिक मात्रा में जो है अनाज मतलब उगाया करते थे। वहाँ के जो प्रजा थे वह बहुत मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। वहाँ के जो किसान थे जिसको बोले ना कमर तोड़ मेहनत किया करते थे। इस प्रकार से वह अपना जो अनाज उगाया करते थे। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क ज़मीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। राजस्थान और पंजाब में ये मतलब वहाँ की ज़मीन एकदम कठोर हुआ करते थे। वहाँ 20वीं शताब्दी में इस लोहे का फाल जो कि हल का प्रयोग किया करते थे। जो किसान उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर, देखिए यहाँ पे क्या बोला, 20वीं सदी, जो अभी 21वीं सदी चल रहा, 20वीं सदी की बात है, ये ज़्यादा समय की बात भी नहीं है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। उन्होंने खेती के लिए कुदाल का भी प्रयोग करते थे। वहाँ खेती के लिए कुदाल का भी प्रयोग, उस समय कुदाल भी बन चुका था, ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था।
उपज बढ़ाने का एक और तरीका जो कि कुआंओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख भी करवाया है। ये सब कुछ कुछ बातें रहा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ये भी थोड़ा देख लीजिए। गुजरात की सुदर्शन झील, वहाँ की एक झील है सुदर्शन झील जो गुजरात की है, उसके बारे में। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख के शासक रुद्रमन की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। ये सब मतलब सुदर्शन झील जो कि हमें एक पाषाण अभिलेख से पता चलता है, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, ये दूसरी शताब्दी की है। और ये रुद्रमन के बारे में मतलब कि अधिक इसमें अंश मतलब मिला करते। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राजपाल के द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया था। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक जो वहाँ के रुद्रदमन हुआ करते थे, इस झील की मरम्मत अपने खर्चों से करवाई थी। इसके लिए अपने प्रजा से कर भी नहीं लिए थे, जो मतलब जो इसमें जितना भी कर मतलब रुपया लगे थे वो अपना प्रजा से भी कर नहीं लिए थे। रुद्रदमन भी बहुत अच्छा शासक हुआ करते थे। इसी पाषाण खंड और एक अभिलेख मतलब कि लगभग 5वीं सदी, जिसमें कहा गया कि गुप्त वंश के शासक ने एक बार फिर से एक झील की मरम्मत करवाई थी, जो कि सुदर्शन झील ही है, जो कि गुजरात के है। उसके बाद यहाँ पे और देखिए ग्रामीण समाज की विभिन्नताएँ। ठीक, वहाँ के जो ग्रामीण जो गांव के लोग रहते थे वह समाज में विभिन्नताएँ पाते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि आपको एक बात बता दूं, जो कि धान की जो रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती थी जहां पानी बहुतायत मात्रा में होता था। धान की रोपाई उस क्षेत्र में किया जाता था जिसमें पानी अधिक से अधिक मात्रा में हो। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करते थे, जिससे आज के समय में होता था। पानी से भरे खेतों में पौधे की रोपाई किया करते, धान लगाया करते थे। चूँकि ज़्यादा मात्रा में पौधा बढ़ जाती थी, अतः इससे धान की उपज बढ़ जाती थी। और अधिक से अधिक मतलब कि जहाँ एक धान रोपना चाहिए था वहाँ 3-3 धान रोप देते थे, एकदम गुच्छा वाला। ठीक, तो ये सब कुछ बात है। उसका ग्रामीण समाज की विभिन्नता है। यद्यपि खेतों की इन तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान थे। इस बात से प्रमाण मिलते कि खेतों से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ाया जा रहा था। कहानियों में विशेषकर बौद्ध कथाएं भूमिहीन खेतीहरों, श्रमिकों और छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों, जमींदारों के लिए किया करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माना जाता था, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोग अभिलेख हैं, जैसे कि वेल्लाल या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर दास, अनिमय। यह संभव कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी उपस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा या पढ़ाई अपने ग्रंथ में की जाती है। मतलब वहाँ के जो छोटे छोटे जो मंत्री हुआ करते थे या जो गांव के भी लोग ही, मतलब जो गांव में, जैसे अपने गांव में बात करें तो गांव में जो प्रधान हुआ करते थे या गांव में अधिक पैसा वाला, अधिक मतलब बुद्धि वाले लोग हैं, वे मतलब कि क्या करते थे, अधिक से अधिक ज़मीन मतलब अपने आसपास या अपने मतलब कि उससे ले लेते थे। ठीक, ये सब कुछ बातें हैं। वहाँ की जो किसान हुआ करते थे, जो मतलब एक दूसरे से भेद किया करते थे। ठीक, मतलब किसान से भेद किया करते थे। वहाँ के मतलब जितने भी खेती से जुड़े लोग थे उसके साथ मतलब कि भेदभाव बढ़ता ही जा रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सीमाओं का महत्व। ठीक है, मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व 2वीं ईस्वी के बीच लिखा गया था। इन ग्रंथ में राजाओं यह सलाह दी गई है, चूँकि सीमाओं के अभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा हुआ।
इसलिए इसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान ज़मीन में गाड़ कर रखने, जैसे पत्थर, हड्डी या गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कक्कर के रेत, उसे सीमाओं इसी प्रकार से और तत्वों भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए जो मतलब समय की नष्ट होगी। ये सब ज़्यादा इतना नहीं। उसका थोड़ा गृहपति के बारे में जानिए। गृहपति क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ करते थे। गृहपति घर का मुखिया हुआ करते थे, मतलब गृहपति मतलब गृहपति, ठीक, घर के मुखिया। घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। जो वहाँ का जो गृहपति है, मतलब गृहपति, जो वहाँ के घर के मुखिया हुआ करता, वो अपने बच्चे, महिलाओं, दासी, मतलब नौकर, ये सब पर अपना नियंत्रण मतलब रखता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक हुआ करता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले सम्भ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता है। जैसे घर में जैसे पिता मतलब गृहपति होते हैं, सेम उसी तरह, ठीक। ये हम बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी की ये कहानी सब है। उसका यहाँ पे समझिए भूमि दान और नए सम्भ्रांत ग्रामीण, ठीक। तो यहाँ पे ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई अभिलेख मिलता है कि इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुद हुआ करते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों का प्रमाण रूप में दिया जाता था जो कि भूमि दान लेते थे। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है, कुछ तमिल और कुछ तेलुगु में अभिलेख मिला करते थे, ठीक। उसके बाद प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि 375 से 445 ईसा पूर्व की पुत्री थी। मतलब कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि प्रभावती के बारे में बात कर रहे हैं, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के मतलब वंश के थे। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश का था। संस्कृत राज धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को जैसी भूमि संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। महिलाओं को उस समय भी अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख में पता चलता है कि प्रभावी भूमि की स्वामी थी, उससे दान भी किया था। उसका एक कारण यह हो सकता है कि क्योंकि वह रानी, जो कि आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों से है, इसलिए वह उनका एक उदाहरण विरला भी हो रहा है। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया गया था। धर्म सब स्थान पर नहीं लागू किया था, कुछ स्थान पर ही लागू किया गया था। वहाँ की जो मतलब वहाँ की जो रानी, जो वहाँ की बेटी, उसको मतलब एक तरह से दान के तौर पर शादी कर दिया गया था, ठीक। ये सब अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। हमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग भी शामिल लोग मिलते हैं, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः भुगतान उसे ही देने पड़ते थे, ठीक। और जो उसका कुछ नियम बनाए गए थे, तो गाँव के लोगों का पालन करना ही था। इस प्रकार भूमि दान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुआ। क्षेत्रों में दान दी गई भूमि की माप में अंतर, कहीं कहीं छोटे टुकड़ों तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्रों में दान दिया करते थे। वहाँ के मतलब छोटे टुकड़े या बड़े टुकड़े खेत का हुआ करते थे, तो उसको दान दिया करते थे। साथ ही भूमि दान में दान देने वाले लोगों में अधिकारों में क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते थे। इतिहासकारों में भूमि दान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना। ये दान, भूमि दान तो मतलब कुछ भी ये सब मतलब वाद विवाद का हिस्सा है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि भूमि दान शासक वंश, जो कि कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति है,
जबकि कुछ का मानना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। मतलब भूमिदान से कमज़ोर होते मतलब वह राजनीति को देखते हैं, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा था। उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने का प्रयास करता था। वह भूमि के दान के सबसे दान ज़बरदस्ती लिया करते थे। मतलब कि उनका मानना भी वहाँ का राजा का मानना था कि वह स्वयं को उत्कृष्ट स्तर से मानव के रूप में प्रदर्शित करते थे। ठीक, उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्तियों का अंडबर प्रस्तुत करना चाहते थे। ये सब कुछ बातें वहाँ का। उसके बाद एक छोटे गांव का जीवन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर एक कहानी है हर्षचारित संस्कृत में लिखी गई कनौज के शासक हर्षवर्धन की एक जीवनी है। मतलब हर्षवर्धन के कुछ जीवनी है। इस लेख बाणभट्ट जो कि 7वीं शताब्दी में लिखा गया था। हर्षवर्धन एक राजकवि थे। या उस ग्रंथ का तो यहाँ पर हर्षवर्धन जो मतलब एक राजकवि थे, या उस ग्रंथ का एक अंश है जिसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया। मतलब एक जंगल की बस्ती के बारे में इस कहानी में बताया गया है। बस्ती के किनारे अधिकांश क्षेत्र जंगल है और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्से को छोटे किसानों के आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते थे क्योंकि घास से भरी हुई भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्सों साफ है जो कि उसकी काली मिट्टी वाले काले लोहे जैसे सख्त थे। वहाँ की मतलब भूमि कठोर हुआ करते थे तो कुदाल का प्रयोग करते थे क्योंकि खेती करने के लिए हल का प्रयोग नहीं कर सकते थे। वहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा कठोर हुआ करते थे। वहाँ का काला मिट्टी जो कि लोहे के समान था। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्टर लेकर चलते थे। फूलों से भरे अनगिनत बोरे लेकर चलते थे। मतलब अलसी अलसन भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते थे। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांवों को जाकर मतलब बेचने पर तत्पर रहती थी। उनके सिरों पर जंगल के एकत्र किए गए फलों की टोकरियाँ हुआ करते थे। ठीक, ये सब वहाँ के गांव के जीवन के बारे में आप सब जान रहे हैं किस प्रकार हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पे आप जानिए प्रभावती गुप्त और दुगुन गांव। मतलब कि वहाँ का प्रभावती गुप्त और दुमुन गांव के बारे में प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा कि प्रभावती ग्राम कुटुम्बिनियों जो कि गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों और दुगन गांव के अन्य वासियों का आदेश देती हैं। आपको ज्ञात है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आर्चे चना लस्वामी को दान दिया गया था। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। ये सब क्या क्या लिख गया है कहानी में। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब कुछ नियम बनाया गया था जो कि दुगुन गांव के बारे में। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल कोयला देने के उद्योगों को मुक्त है। साथ ही मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के लिए राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने के मुक्त है। गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पादन देने से भी छूट है। फूल और दूध से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर संपत्ति बड़े छोटे सभी कारों सहित किया गया है। इन राजादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया और इसे चक्रदास से उत्तीर्ण किया गया है। मतलब उस गांव के कुछ नियम बना था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और अंश है। आज 5 ही पॉइंट मतलब ये सब जो पॉइंट 5 ही पॉइंट तक देखेंगे। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार जो कि घुमक्कर या लगभग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग हुआ करते थे, घुमक्कर। ठीक, जो मतलब खेती करने वाले लोग, सामान्यतः लोग अपने जीवन आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। तो आज की यही कुछ पॉइंट थे। एक और बात आप समझ लीजिए, नहीं हम इतना ही रहने दीजिए।
तो आज इतना ही पर हम चर्चा किए हैं। तो ये सब पॉइंट आपको कैसा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना जवाब दीजिए, और यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सबका जवाब आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सभी जगह शेयर कीजिए और इसी तरह चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।